हाय दोस्तों, आज के समय में देखा जाए तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। आज के समय में छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक हो जा रहा है। तो आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम ऐसे ही डिसीज़ को समझने वाले हैं जिसके कारण हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो जाती है। डिसीज़ का नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस होता क्या है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। तो देखिए, एथेरोस्क्लेरोसिस इज द एन एबनॉर्मल एक्युमुलेशन ऑफ द लिपिड एंड फैटी सब्सटेंस एंड फाइब्रस टिश्यू इन वेसल वॉल। तो इस कंडीशन में हो क्या रहा है एक्चुअली कि एबनॉर्मल एक्युमुलेशन हो रहा है किसका, लिपिड और फैटी सब्सटेंस का, साथ ही साथ फाइब्रस टिश्यू का, किसमें, हमारी वेसल वॉल में। तो ये कंडीशन कहाँ हो रही है, हमारे हार्ट में हो रही है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि जो हार्ट होता है इसे पंपिंग करने के लिए, बीट करने के लिए इसे भी ब्लड चाहिए होता है और ब्लड के माध्यम से इसे ऑक्सीजन चाहिए होती है, तब कहीं जाकर ये बीट करता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा हार्ट है, हार्ट में क्या है कि रेड कलर की जो मैंने लाइनिंग ड्रॉ की है वो क्या है, हमारी आर्टरी हैं, जो कि यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती हैं हमारे हार्ट में। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं या फिर इसे ही हम वेसल वॉल के नाम से जानते हैं, वेसल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जो कोरोनरी आर्टरी हैं जो ब्लड फ्लो करा रही हैं हमारे हार्ट तक, तो इसकी भी क्या होती है, 3 लेयर होती है। अब इसकी जो इनर लाइनिंग होती है आर्टरी की, हमारी कोरोनरी आर्टरी की, उसका नाम है क्या, इंटीमा। क्या बोलते हैं उसे, हम एंटीमा नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है हार्ट की, इसी में क्या हो रहा है कि एबनॉर्मल तरीके से एक्युमुलेशन हो रहा है किसका, लिपिड का और फैटी सब्सटेंस का। कहाँ पर, हमारी इस कोरोनरी आर्टरी में। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो कोरोनरी आर्टरी है इसमें लिपिड का और जो फैटी सब्सटेंस हो गया, ठीक है, साथ ही साथ फाइब्रस टिश्यू हो गए, डेड सेल्स हो गई, तो वो क्या करने लगती है, यहाँ पर एक्युमुलेशन करने लगती है, प्लेक बनाने लगती है। ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाता है, प्लेक बन जाता है। ठीक है, जिस कंडीशन में होता क्या है कि अगर कुछ इस प्रकार से फैटिक जमा होगा हमारी कोरोनरी आर्टरी में, तो होता क्या है कि कोरोनरी आर्टरी क्या कर रही है, ब्लड को सप्लाई कर रही हैं, यहाँ से इसमें से ब्लड फ्लो हो रहा है। तो अगर ये क्या होगी कि बहुत ज़्यादा प्लेक बन जाएगा, तो जो ब्लड फ्लो होना चाहिए इस कोरोनरी आर्टरी के माध्यम से वो रुकने लगता है। ठीक है, और एक अगर कंडीशन ऐसी आ जाती है कि ये पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है, तो जिसके कारण क्या होगा कि ब्लड फ्लो इसमें से नहीं हो पाएगा। ठीक है, किसमें से, कोरोनरी आर्टरी में से। अब ब्लड फ्लो नहीं होगा, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, तो हमारे हार्ट को जो ऑक्सीजन चाहिए होती है ब्लड के माध्यम से वो नहीं मिल पाएगी, जिस कारण से क्या होता है कि हार्ट बीट करना बंद हो जाता है, जिस कारण से हम बोलते हैं हार्ट अटैक की प्रॉब्लम। ठीक है, हार्ट काम करना बंद कर देता है। क्यों, क्योंकि जो क्या है कि जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है वो ब्लॉक हो जाती है, किसके कारण, जैसे फैटी सब्सटेंस हो गया, ठीक है, लिपिड हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ठीक है, डेड सेल हो गई, तो वे क्या करने लगते हैं, इसको ऑक्यूमुलेशन कर देते हैं, यहाँ पर प्लेक बना लेती हैं, जिस कंडीशन में ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता। ठीक है, के बाद अब हम पढ़ते हैं कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर, मतलब ऐसे क्या कारण होते हैं जिसके कारण जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें एक्युमुलेशन हो जाता है या फिर वो वीक पड़ जाती है, जिसके कारण वो प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं कर पाती हमारे हार्ट तक। चलिए अब हम बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कंडीशन हो रही है क्या, मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर। मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर का मतलब ये होता है कि ऐसे रिस्क फैक्टर जिसे हम बदल सकते हैं, अगर हम इन्हें मॉडिफाई करेंगे, बदलाव करेंगे, तो आपको ऐसी समस्या कभी नहीं होगी। और अगर ऐसी समस्या आपको है, आप नहीं बदलते, तो आपको ऐसी प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है जैसे कि क्या, यहाँ पर फर्स्ट देख पा रहे होंगे आप, हाइपरलिपिडेमिया। हाइपरलिपिडेमिया का मतलब होता है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। जब हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो उसके कारण क्या होता है, इस प्रकार से प्लेक बनने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। बेसिकली होता क्या है कि हाँ, ग्रेटर देन क्या होता है, अगर 240 mg पर DL, ठीक है, इससे ज़्यादा अगर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हमारे ब्लड में इससे ज़्यादा अबव हो जाता है, तो हो क्या जाता है कि वो फिर यहाँ पर क्या बनाने लगता है, प्लेक बनाने लगता है, कुछ इस प्रकार से एक्युमुलेशन करने लगता है कोलेस्ट्रॉल, जिसके कारण क्या होगा कि जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें ब्लॉकेज आ सकता है। ब्लॉकेज आने के क्या हो सकता है कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है ना, उसके बाद अब हम बात करते हैं सिगरेट, स्मोकिंग एंड टबैको। तो कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सिगरेट का यूज करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, टबैको का यूज करते हैं। तो इसका ज़्यादा यूज़ करने से होता क्या है कि जो हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है ना हार्ट की, तो ये क्या होने लगती है, वीक पड़ने लगती हैं। वीक पड़ने के साथ साथ, कमज़ोर होने के साथ साथ ये श्रिंक भी होने लगती है, मतलब कुछ इस प्रकार से श्रिंक होने लगती है। जैसे कोरोनरी आर्टरी ये है, तो ये क्या होने लगती है, कुछ इस प्रकार से श्रिंक होने लगती है। ठीक है, ऐसे सिकुड़ने लगती है, जिस कंडीशन में भी क्या हो सकता है कि हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है और उसमें एक्युमुलेशन भी हो सकता है। ठीक है,
इसके बाद अब हम बात करते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में पता ही है आपको कि जो हमारी वेसल्स होते हैं, आर्टरी होती हैं, इनमें क्या होने लगता है, ब्लड फ्लो बहुत तेज़ी से होने लगता है। ठीक है, तो अगर जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है, अगर इसमें ब्लड फ्लो तेज़ी से होगा तो वो क्या होगी, वो वीक पड़ेंगी और साथ ही साथ उसमें वैसोडायलेशन होगा। ठीक है, वैसोडायलेशन मतलब सिकुड़ेंगी, जिस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन से भी। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं क्या, डायबिटीज़ मेलाइटिस। डायबिटीज़ मेलाइटिस की कंडीशन में क्या होता है कि हमारे ब्लड में शुगर लेवल बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं शुगर होने से भी ये वीक पड़ती हैं। और क्या होगा कि जो डायबिटीज़ मेलाइटिस की कंडीशन होती है, इसमें ओबेसिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, मोटापा बढ़ता है। तो मोटापा बढ़ने के कारण हो सकता है, और डायबिटीज़ मेलाइटिस की कंडीशन में हाइपरटेंशन भी देखने को मिल सकता है, जो कहीं ना कहीं क्या कर सकता है कि जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है इसे अफेक्ट कर सकता है, यहाँ पर एक्यूमुलेशन कर सकता है, और साथ ही वीक पड़ने के कारण इसमें वैसोडायलेशन हो सकता है और ये कंडीशन बन सकती है। ठीक है, करते हैं फिजिकल इनएक्टिविटी। अगर जो व्यक्ति का होता है बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, बिस्तर पर पड़े रहते हैं, थोड़ा बहुत मूवमेंट नहीं करते, घूमने नहीं जाते, एक्सरसाइज नहीं करते, तो आपको पता ही है कि उन व्यक्तियों को क्या होता है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम होने लगती है, उनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, लिपिड की मात्रा बढ़ने लगती है, बहुत ज़्यादा फैटी हो जाती है। तो ये कंडीशन क्या होती है, अगर बहुत ज़्यादा लिपिड बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बहुत ज़्यादा फैट बढ़ता है, तो उसके कारण से क्या होगा कि जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसमें इस प्रकार से प्लेग बनेगा। ठीक है, ब्लॉकेज होगा, और ब्लॉकेज होगा कोरोनरी आर्टरी में तो क्या होगा, ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा सही से, और ब्लड फ्लो नहीं होगा तो उनको हार्ट की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। मतलब हार्ट में प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं जाएगी, जिस कारण से उनका भी हार्ट फेल हो सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी चांसेस होते हैं इसके कारण भी। इसके कारण यहाँ पे है ओबेसिटी अभी मैंने आपके लिए बात की कि जो ओवेस्ट पर्सन होते हैं ना, उनके लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा वो फैटी होने लगते हैं, उनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। ठीक है, फैट बढ़ने लगता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ओबेसिटी के कारण भी क्या हो सकता है कि जो आपकी कोरोनरी आर्टरी है वो वीक पड़ सकती है, उसमें एक्यूमुलेशन के कारण क्या हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस की समस्या हो सकती है, और हार्ट फेल होने के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, ओबेसिटी वालों को। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं कि इसकी स्ट्रेस। ये जो आप देख पा रहे हो क्या है, स्ट्रेस से क्या होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ठीक है, तो स्ट्रेस लेने से क्या होगा, हाइपरटेंशन होगा, आपका बहुत ज़्यादा बीपी हाई होगा तो आपकी जो कोरोनरी आर्टरीज में वैसोडायलेशन होगा, वैसोडायलेशन मतलब वो श्रिंक होंगी। ठीक है, कमज़ोर होंगी, श्रिंक होने और कमज़ोर होने से क्या हो सकता है कि जो हार्ट है यहाँ पर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगा इसके माध्यम से, और हार्ट पर अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी, क्योंकि ब्लड के ही माध्यम से उसे ऑक्सीजन मिलती है। तो कहीं ना कहीं इसके कारण भी एथेरोस्क्लेरोसिस की समस्या होगी और हार्ट फेल होने के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं किसकी, लैक ऑफ ईस्ट्रोजन इन वुमेन। तो जो महिलाएं होती हैं ना, तो अगर उनका जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है अगर वो कम हो जाता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी कॉज कर सकता है कि इसको एथेरोस्क्लेरोसिस की समस्या को। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं हाई फैट इनटेक। अगर आप अपनी डाइट में हाई फैट डाइट लेते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि फैटी डाइट की बात बोलें तो आप बहुत ज़्यादा, जैसे बटर हो गया, चीज़ हो गई, पनीर हो गई, तो ये आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, मिल्क हो गया, तो अगर ये बहुत ज़्यादा इनटेक कर रहे हैं आप, जिसमें फैट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो कहीं ना कहीं फैट ज़्यादा लेने से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में फैट बढ़ेगा। फैट बढ़ने से क्या हो सकता है कि जो आपकी कोरोनरी आर्टरी है इसमें फैट का एक्यूमुलेशन हो सकता है, मतलब फैट के कारण यहाँ पर प्लेग बन सकता है। प्लेग बनने के कारण क्या होगा कि ये ब्लॉकेज आएगा। ब्लॉकेज होने के कारण क्या हो सकता है कि जो आपकी कोरोनरी आर्टरी है उसमें ब्लॉकेज आने के कारण यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल नहीं पहुँचेगा आपके हार्ट में। ऑक्सीजन लेवल नहीं पहुँचेगा तो क्या होता है कि आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस इंक्रीज होते हैं। इसलिए आप फैट को कम खाइए, ठीक है, आप अपनी डाइट में फैट कम ही लीजिए। चलिए, जो अभी हमने रिस्क फैक्टर देखे थे वो क्या थे, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर थे। मतलब क्या था, तो उन्हें हम बदल सकते हैं। अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस करते हैं तो उन सब रिस्क फैक्टर को कम किया जा सकता है, जिसके कारण हमें कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इसके बाद हम बात करते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, जो कि क्या है कि नॉन मॉडिफाइबल है, ये बदलाव नहीं कर सकते। जैसे कि क्या है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोरोनरी हार्ट डिसीज। तो क्या है, अगर आपके परिवार में किसी को कोरोनरी हार्ट डिसीज है, मतलब जो उनकी आर्टरी होती है, कोरोनरी आर्टरी वो वीक है, उसमें प्लेग बन रहा है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, तो अगर आपके परिवार में किसी को ये प्रॉब्लम है तो मे भी हो सकता है कि आपको भी हो, मतलब पिताजी को थी, तो मे भी चांसेस होते हैं कि ये बच्चे में भी देखी जा सके। ठीक है,
इसके बाद हम बात करते हैं इंक्रीज एज। तो होता क्या है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, हार्ट की प्रॉब्लम भी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जो 40 के अबव पर्सन हो जाते हैं, 40 के अबव जैसे ही एज हो जाती है तो कहीं ना कहीं उनको रिस्क हो जाता है हार्ट में होने वाली प्रॉब्लम का। ठीक है, उनको ये कोरोनरी हार्ट डिसीज हो सकती है, मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस की समस्या उनको देखने को मिल सकती है। तो एज बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, हार्ट में प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ठीक है, इसके बाद जेंडर की बात करें तो आपको पता ही होगा कि जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है जैसे कि हार्ट अटैक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, मेन को ज़्यादा आता है, वुमेन को कम होता है। ठीक है, तो यही बात है कि ये मेन को देखा जा सकता है, वुमेन के मुकाबले वुमेन को कम होता है। ठीक, इसके बाद हम रेस की बात करें तो क्या होता है, जो अमेरिकन लोग होते हैं और जो अफ्रीकन लोग होते हैं उनको हार्ट में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, उनको कोरोनरी हार्ट डिसीज होती है, मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम उनको ज़्यादा देखने को मिलती है। और अब हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, मतलब क्या साइन और सिम्टम देखे जा सकते हैं किसी व्यक्ति को जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस की समस्या होती है। तो चलिए फर्स्ट क्या है देखिए, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू दी हार्ट मसल्स। जो हार्ट की मसल्स होती हैं जैसे कि मायोकार्डियम मसल्स होती है, वहाँ पर क्या होगा, प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा जितना उसे चाहिए होता है। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्या है, कोरोनरी आर्टरी है जो इसमें क्या हो रहा है, प्लेग बन रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, जिसके कारण क्या होगा, ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसके बाद हम क्या बात करते हैं, चेस्ट पेन। तो व्यक्ति को क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा चेस्ट पेन होगा, सीने में दर्द होगा, अगर ऐसी कंडीशन होती है, प्लेग बनता है कोरोनरी आर्टरी में, ऑब्स्ट्रक्शन आएगा तो। ठीक है, इसके बाद हम बात करें इनएडिक्वेट कार्डियक आउटपुट। तो आपको पता ही है कि जो हमारा हार्ट होता है ये हमारे ब्लड को पंपिंग करता है। ठीक है, ब्लड पंपिंग करता है। ठीक है, तो होगा क्या कि अगर आपकी जो कोरोनरी आर्टरी है अगर इसमें ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो वो पंपिंग करने की जो कैपेसिटी होती है उसकी वो कम होने लगती है, डिले होने लगती है। ठीक है, तो मतलब कार्डियक आउटपुट उसका कम होने लगता है। ठीक है, तो ये सिम्टम दिखेगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्या, डायाफोरेसिस। डायाफोरेसिस का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा पसीना आने लगता है। ठीक है, स्वेटिंग होने लगती है उसकी बॉडी से, ये भी सिम्टम देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 5 डिस्पीनिया। डिस्पीनिया का मतलब क्या होता है, व्यक्ति को ब्रीथिंग डिफिकल्टी होने लगती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, तो ये भी सिम्टम देखने को मिलता है एक। इसके बाद क्या है, चेंज ऑन द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो आपने देखा होगा कि जब ईसीजी करवाते हैं तो ईसीजी से ग्राफ होता है कुछ इस टाइप का होता है, जिसमें कि टी वेव होती है, क्यू वेव होती है। तो क्या होता है कि अगर आपके लिए ऐसी प्रॉब्लम होती है, अगर आपकी कोरोनरी आर्टरी में प्लेग बनता है, ऑब्स्ट्रक्शन आता है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि जब आप ईसीजी करवाते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो उससे क्या होगा कि जो आपकी क्यू वेव होती है, टी वेव होती हैं, उनमें चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक है, वो बदल जाती हैं। ठीक है, वो नॉर्मल नहीं रहती। ठीक है, तो ये चेंजेस देखने को मिल सकता है आपके लिए। इसके बाद क्या है हमारा, डिसएरिथमियास। डिसएरिथमियास का मतलब क्या होता है कि जो हमारा हार्ट बीट होता है ये इरेगुलर हो जाती है, प्रॉपर तरीके से हार्ट बीट नहीं होती, नॉर्मल नहीं होती, ये इरेगुलर हो जाती है। ठीक है, एबनॉर्मल हार्ट बीट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या है देखिए, एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियम इन्फेक्शन, कंजस्टिव हार्ट फेलियर। तो इससे क्या होगा कि देखिए, अगर आपके हार्ट के यहाँ पर जो मसल लेयर होती है, मायोकार्डियम मसल लेयर होती है, वहाँ पर अगर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि ब्लड फ्लो नहीं होगा तो ऑक्सीजन लेवल नहीं पहुँच पाएगा। अगर ऑक्सीजन लेवल नहीं पहुँच पाएगा तो क्या होगा कि जो मायोकार्डियम लेयर होती है, मसल लेयर होती है, वहाँ पर इन्फेक्शन होगा। ठीक है, इन्फेक्शन होने के साथ साथ क्या हो सकता है, कंजस्टेड हार्ट फेलियर भी होने के चांसेस हो सकते हैं, मतलब हार्ट फेल भी हो सकता है। और साथ ही साथ क्या होगा, एंजाइना पेक्टोरिस, मतलब बहुत ज़्यादा क्या होगा, दर्द भी होगा छाती में। ठीक है, सीने में दर्द होगा। ठीक है, और इन्फेक्शन भी होने के चांसेस होंगे, और साथ ही साथ क्या हो सकता है, हार्ट फेल भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सडन कार्डियक डेथ। तो क्या हो सकता है, व्यक्ति की क्या हो सकती है, सडन कार्डियक डेथ भी हो सकती है। मतलब क्या हो सकता है, सडनली हार्ट एकदम से काम करना बंद भी कर सकता है पूरी तरीके से। और अगर क्या होगा कि जो हार्ट है अगर पूरी तरीके से डेथ हो जाती है, काम करना बंद कर देता है, तो व्यक्ति की क्या होती है, मौत भी हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या हो, चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस इवैल्यूएशन की बात। मतलब क्या होता है, अगर आपके लिए कुछ इस प्रकार की समस्या होती है, अगर आपकी कोरोनरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन होता है, प्लेग बनता है, तो उसका असेसमेंट कैसे किया जा सकता है, आप कैसे पता निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, आपके लिए कुछ टेस्ट करवाने होते हैं ताकि इसका असेसमेंट हो सके। तो फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसे हम ईसीजी बोलते हैं। ईसीजी में क्या होता है, ग्राफ जैसा निकलता है मशीन से, तो उस ग्राफ के माध्यम से क्या होता है, उसमें टी वेव होती हैं, क्यू वेव होती हैं, तो उसके माध्यम से भी क्या होता है, हार्ट की एक्टिविटी को असेसमेंट किया जा सकता है। अगर हार्ट में कोई एबनॉर्मेलिटी हो गई तो उसके द्वारा भी क्या होता है, असेसमेंट हो जाता है। ठीक है, तो आप ईसीजी करवा सकते हैं।
इसके साथ हम बात करते हैं एक्सरसाइज थैलियम टेस्ट। एक्सरसाइज थैलियम टेस्ट में क्या होता है, इसका ब्लड फ्लो असेसमेंट करने के लिए ये टेस्ट करवाते हैं। ये टेस्ट होता कैसे है ये समझिए। इस टेस्ट में क्या होता है, पहले तो एक्सरसाइज करवाई जाती है पेशेंट को, जिसको ऐसी समस्या है तो उसको एक्सरसाइज करवाई जाती है। अगर वो एक्सरसाइज करने के एबल नहीं है तो क्या किया जाता है, कुछ ऐसी मेडिकेशन दी जाती है ताकि उसकी बॉडी में एक्सरसाइज जैसा माहौल बन सके। ठीक है, अब एक्सरसाइज के दौरान ही क्या करते हैं कि एक थैलियम नाम का क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव उसकी वेंस में इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, किसका, थैलियम नाम का एक रेडियो एक्टिव उसकी वेंस में इंजेक्ट कर दिया जाता है। देन उसके माध्यम से फिर क्या होता है कि उसका जो ब्लड फ्लो होता है उसका असेसमेंट कर लिया जाता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से क्या होता है, एक्सरसाइज के द्वारा ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी क्या होता है, इकोकार्डियोग्राफी एक प्रकार का क्या है, अल्ट्रासाउंड है, इमेजिनेशन टेस्ट है, जो कि क्या करता है कि रियल टाइम इमेज बताता है किसकी, हार्ट की, ताकि हार्ट में अगर कोई एबनॉर्मेलिटी होती है, अगर उसके चेम्बर में एबनॉर्मेलिटी होती है किसी भी तरह की, तो उसके द्वारा भी असेसमेंट किया जा सकता है। किसके द्वारा, इकोकार्डियोग्राफी के द्वारा। ठीक है, जो कि एक अल्ट्रासाउंड का टाइप है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कोरोनरी एंजियोग्राफी। कोरोनरी एंजियोग्राफी क्या होता है, एक प्रकार का ये भी एक्सरे टेस्ट है, बहुत ही हेल्पफुल होता है। अब एंजियोग्राफी करते कैसे हैं आप वो समझिए। इसमें क्या किया जाता है समझिए, इसमें क्या होता है, एक पतली सी फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है, उस पतली सी फ्लेक्सिबल ट्यूब को क्या किया जाता है, हमारी कोरोनरी आर्टरी में इंजेक्ट किया जाता है, यहाँ तक लाया जाता है। वो कैसे ला सकते हैं, वो क्या होता है कि जो हमारी ग्रोइन एरिया होती है, मतलब क्या होती है, जो हमारी फीमर होती है या तो फिर जो हमारी रिस्ट होती है, यहाँ से क्या करते हैं, एक पतली सी बिल्कुल फ्लेक्सिबल ट्यूब को इंसर्ट किया जाता है, कहाँ तक, हमारी कोरोनरी आर्टरी तक। देन उसके बाद क्या किया जाता है, कॉन्ट्रास्ट डे इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट डे कहलाता है एक मटेरियल, उसको क्या किया जाता है, फिर इंजेक्ट कर लिया जाता है, इसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है। देन उसके बाद क्या किया जाता है, इसका एक्सरे इमेजिनेशन टेस्ट होता है एक स्पेशल टाइप का, वो किया जाता है। अब अगर यहाँ पर क्या होगा, कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा अगर, तो वो क्या होता है, विजुअलाइज हो जाता है, उससे अच्छे से पता चल जाता है और उसका ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं इसके माध्यम से। ठीक है, तो ये कोरोनरी एंजियोग्राफी कहलाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी टेस्ट। तो इसके माध्यम से भी क्या होता है, जो टेस्ट की एबनॉर्मेलिटी अगर होती है हमारे किसमें, हार्ट में, तो वो असेसमेंट किया जा सकता है। इस टेस्ट को हम बोलते हैं पीई टेस्ट, पीईटी टेस्ट। इसके माध्यम से क्या होता है, हार्ट की एबनॉर्मेलिटी को असेसमेंट किया जा सकता है। ठीक है, इसके ब्लड टेस्ट, तो आप ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं ताकि आपको जो कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ रहा है आपकी बॉडी में तो कोलेस्ट्रॉल का पता चल सके, और भी जो सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या कर रहे हैं, प्लेक का फॉर्मेशन करते हैं, तो उनको डिटेक्ट किया जा सके, इसलिए आप ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी मैनेजमेंट की, कि अगर आपको ऐसी कंडीशन हो रही है एथेरोस्क्लेरोसिस की, तो इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन, मतलब विदाउट कोई मेडिकेशन के इस कंडीशन को हम कैसे कम कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अगर आपको ऐसी समस्या है ज़्यादा तो आप मेडिसिन के द्वारा कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन देखें तो क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ रिस्क फैक्टर। तो रिस्क फैक्टर देखे थे जिसके कारण क्या हो रहा था, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था, तो जो भी रिस्क फैक्टर हैं उन्हें मॉडिफाई करते हैं, हम उन्हें कम करते हैं। जैसे कि क्या है यहाँ पर, स्टॉप स्मोकिंग। क्या है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकर हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, तो आपको स्मोकिंग नहीं करना है, अवॉइड करना है, क्योंकि स्मोकिंग करने से क्या होता है, जो कोरोनरी आर्टरी हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं वो वीक पड़ती हैं, उसके कारण क्या होता है, वीक पड़ने से वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है और उसके कारण क्या हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अ हेल्दी डाइट। आपको हेल्दी डाइट खानी है, बैलेंस डाइट खानी है। आपको अपनी डाइट में क्या करना है, लो इन कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड फैट। तो आपको अपनी डाइट में जो कोलेस्ट्रॉल है और जो फैट है बहुत ही कम लेना है। ठीक है, बहुत ही कम। ठीक है, या तो फिर लेना ही नहीं है अगर आपको ऐसी समस्या है तो। ठीक है, तो आपको ये अवॉइड करना है, कोलेस्ट्रॉल और फैट को कम ही करना है। इसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल एक्सरसाइज। तो आपको फिजिकल एक्सरसाइज करते रहना है ताकि जो ब्लड वेसल्स हैं वो एक्टिव रहें, हेल्दी रहें। ठीक है, तो एक्सरसाइज भी करना ज़रूरी होता है। इसके साथ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है, अगर व्यक्ति को ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, ठीक है, तो ऑक्सीजन अगर लेवल कम हो रहा है, अगर आप सैचुरेशन चेक करते हैं उसका ऑक्सीजन लेवल कम है, तो आप ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, मतलब मेडिकेशन के द्वारा कैसे ठीक कर सकते हैं इस कंडीशन को, किस किस टाइप के टैबलेट देंगे हम इसे ठीक करने के लिए। फर्स्ट है नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स में क्या देंगे, नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन देंगे। साथ ही साथ कुछ बीटा ब्लॉकर्स टैबलेट होती हैं, जैसे कि क्या क्या होती है, प्रोप्रानोलोल, ठीक है, मेटाप्रोलोल, ठीक है, इसके साथ
एटीनोलोल, ठीक है। ये कुछ क्या होती है, बीटा ब्लॉकर ड्रग होती हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं किसकी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में किस किस टाइप की ड्रग आती हैं, जैसे कि एम्लोडिपाइन, ठीक है, वेरापामिल, ठीक है, डायलिटिज़ैम, कुछ ये ड्रग होती हैं जो कि किस में आती है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के रूप में। इसके बाद अब हम बात करते हैं किसकी, एंटी प्लेटलेट एंड एंटी कोगुलेंट, जो कि क्या करते हैं, वहाँ पर अगर थक्का जम रहा है यहाँ पर, ठीक है, उसे एंटी प्लेटलेट और एंटी कोगुलेंट ड्रग दे सकते हैं ताकि यहाँ पर कोगुलेशन ना हो, एक्युमुलेशन ना हो, जिसमें कि हम दे सकते हैं क्या, एस्प्रिन, ठीक है, एस्प्रिन दी जाती है। एस्प्रिन के बाद हम बात करते हैं टाइक्लोपिडाइन, साथ ही साथ हेपेरिन। तो ये क्या होती हैं, कुछ ऐसी ड्रग होती हैं जो कि थक्का जमाने के लिए रोकती हैं, वहाँ पर थक्का नहीं जमने देती हैं, एक्युमुलेशन नहीं होने देती हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल लोबरिंग एजेंट, मतलब क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए स्टेटिन्स भी दे सकते हैं, ठीक है, तो स्टेटिन्स दे सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, मतलब क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा अगर हाइपरटेंशन हो रहा है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, तो उसे कम करने के लिए आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दे सकते हैं, ठीक है, ताकि ब्लड प्रेशर कम हो सके, ठीक है। तो ये होता है मेडिकल मैनेजमेंट, ये ड्रग हम दे सकते हैं ताकि ये कंडीशन ट्रीट हो सके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।